नमस्कार विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम प्रकाश गुर्जर में। काफ़ी दिनों से आपकी मांग के अनुसार आज मैं छंद का टॉपिक लेकर आया हूँ। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूँ कि छंद के टॉपिक को हम 2 भागों में क्लियर करेंगे। तो आज हम छंद के इस प्रथम भाग को देख रहे हैं। इसमें हम छंद की परिभाषा, छंद के अंग, छंद के भेद, पाठ्यक्रम के प्रमुख छंद, इन सब का परिचय प्राप्त करेंगे। विस्तार से परिचय आपको दें। छंद की परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, यतिगति, तुक, गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। अर्थात वह रचना जिसमें चरणों की संख्या निश्चित हो, वर्णों की संख्या, मात्राओं की, यतिगति, तुकों की संख्या निश्चित हो, उस पद्य रचना को हम छंद कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में, वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा होता है तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। छंद के अंगों की बात करते हैं। छंद में जो प्रमुख अंग है उनमें सबसे पहला अंग है चरण या पद या पाद। दूसरा अंग है छंद में वर्ण और मात्रा। तीसरा अंग है संख्याक्रम और गण। चौथा अंग है छंद का लघु और गुरु। पांचवा अंग है छंद में गति। छठवां अंग है यति या विराम अर्थात ठहराव। सातवां अंग है तुक। तो अब हम एक एक करके छंद के इन अंगों के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम चरण, पद या पाद को लेते हैं। तो छंद के प्राय 4 भाग होते हैं और प्रत्येक जो भाग है उसको चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश अर्थात चतुर्थ भाग या चौथा भाग है उसको चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं लेकिन लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। तो ऐसे छंद होते हैं। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। जैसे दोहा है तो उसकी ऊपर की एक पंक्ति है, वह एक दल है जिसमें पहला और दूसरा चरण है। नीचे की दूसरी पंक्ति है तो उसमें तीसरा और चौथा चरण है। तो छंद के चरण तो 4 ही हैं लेकिन जो 2 पंक्तियों में लिखे गए हैं उनमें प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद हैं वह 6-6 पंक्तियों अर्थात 6-6 दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं। जैसे अपने पाठ्यक्रम में है कुंडलियाँ, तो कुंडलियाँ दोहा और रोला 2 छंदों के मेल से बनता है। छप्पे तो ये रोला और उल्लाला 2 छंदों के मेल से बनता है। तो इस प्रकार जो 6 पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद हैं वो 2 छंदों के योग से बनते हैं, 2 छंदों के मिलने से बनते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। समचरण और विषम चरण। विषम चरण में विषम संख्या वाले चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण आता है और समचरण में दूसरा और चौथा चरण आता है। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण और द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा। वर्ण एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर वाली ध्वनि अर्थात जिसमें स्वर मिला हुआ हो वही वर्ण कहलाती है। चाहे वह स्वर ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो उसे वर्ण नहीं माना जाता। जैसे हलंत शब्द में राजन में न हलंत है अर्थात इसमें स्वर नहीं है तो यह वर्ण नहीं माना जाएगा। और संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर हो, जैसे कृष्ण में जो स है ये हलंत वाला है तो ये नहीं माना जाएगा। या जो जिसको हम स्वर रहित कहते हैं, स्वर रहित जो व्यंजन हैं उनको वर्ण नहीं माना जाता है। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। जो वर्ण होता है उसी को अक्षर कहते हैं। वर्ण भी 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हैं जो ह्रस्व स्वर से बनते हैं। तो इसमें है ए, ई, ऊ, री, जैसे कै, की, कु, क्री, इस प्रकार ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर वाले दीर्घ वर्ण हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। स्वर के बाद में आता है मात्रा। मात्रा में
किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। कोई भी वर्ण या कोई भी ध्वनि है, उसका उच्चारण में जो समय लगता है, उच्चारण का जो काल है, उसको मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, ह्रस्व वर्ण हमने अभी चर्चा की थी, ए ई उ री, उनमें जो समय लगता है, इनके उच्चारण में जो समय लगता है वह एक मात्रा का कहा जाता है। और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा का कहा जाता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ वर्ण हैं, तो इनमें दो मात्राएं मानी जाती हैं। इस आधार पर मात्रा के भी दो प्रकार हो गए, ह्रस्व मात्राएं जो ए ई उ री से मिलकर बनी है, और दीर्घ मात्राएं आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनमें दीर्घ मात्राएं हैं। वर्ण और मात्रा की गणना, सबसे पहले हम वर्ण की गणना देख लेते हैं। वर्ण की गणना है ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, यानी ह्रस्व वर्ण है जो एक वर्णिक है। एक वर्णिक में ए ई उ री कै की कु क्री इस प्रकार के वर्ण आ जाते हैं। दीर्घ स्वर वाले हैं तो वो दीर्घ वर्ण हैं, इनमें एक वर्णिक है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, का की कू के कई को कऊ, इस प्रकार ये वर्ण एक ही माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, इनमें वर्ण एक ही माना जाएगा। जबकि मात्राओं की गणना होती है तो ह्रस्व स्वर वाले हैं उनमें मात्राएं एक मानी जाती है, ए ई उ री, और दीर्घ स्वर वाले हैं उनको द्विमात्रिक कहते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनमें मात्राएं दो गिनी जाती हैं। तो यहाँ अंतर वाली बात यह है कि वर्ण तो चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, उसका वर्ण तो एक ही गिना जाता है, लेकिन मात्राएं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अलग अलग होती है। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि सस्वर अक्षर को वर्ण कहते हैं और केवल स्वर होता है तो उसको मात्रा कहते हैं। संख्याक्रम और गण, छंदों में संख्याक्रम और गण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मात्राओं और वर्णों की गणना करते हैं तो उसको संख्या, और लघु गुरु के स्थान के निर्धारण को क्रम कहते हैं। जब मात्रा या वर्ण की हम गणना करते हैं तो वह संख्या है, और जब लघु गुरु का स्थान निर्धारित करते हैं तो वह क्रम कहलाता है। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए तीन तीन वर्णों का एक गण माना गया है। इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम छंदों में होता है, अतः इन्हें वार्णिक गण भी कहते हैं। वार्णिक छंदों में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। गणों की संख्या भी 8 है, और इन 8 गणों में ही उलट फेर करके वार्णिक छंदों की रचना की जाती है। इन 8 गणों के नाम हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इन 8 गणों को एक सूत्र से याद किया जा सकता है, तो इस सूत्र को हम देख लेते हैं। सूत्र वैसे आपको आता ही है, यमाता राजभान सलगा। हम इसका 2-3 बार उच्चारण कर लेते हैं, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। जिस गण को जानना है उसका वर्ण इसमें देख लो। जो ऊपर सूत्र है यमाता राजभान सलगा, उस सूत्र में उस वर्ण को देख करके और उसके साथ अगले 2 वर्ण और साथ में जोड़ लो। उसी क्रम से गण मात्राएं लगाइए। जैसे यगण, तो यगण में य मा ता, उसके आगे के 2 अक्षर और जोड़ लिए हमने, य मा ता। तो ये ह्रस्व वर्ण है तो इसका लघु चिन्ह, और मा और ता है तो ये दोनों गुरु हैं, तो इन दोनों में गुरु की मात्राएं लगा दी। तो अब इसको हम आदि लघु भी कह सकते हैं। आदि यानी प्रारंभ में, लघु तो इसके प्रारंभ में लघु है इसलिए इसको आदि लघु भी कह दिया। इसके बाद में आता है मगण। तो मगण में हम मैं के आगे वाले 2 वर्ण साथ में जोड़ लेते हैं, तो मैं में मा ता रा, तो मा ता रा तीनों ही गुरु वर्ण हैं, इसलिए तीनों गुरु वर्ण लिख दिए और इसको कह दिया सर्वगुरु। तगण, तगण का वर्ण है उसके आगे के 2 वर्ण साथ में जोड़ लेते हैं, ता रा जय, ता रा जय। तो ता रा का तो गुरु गुरु और जय का लघु लगा दिया, तो इसमें हो गया अंत लघु, यानी अंत में लघु वर्ण है। रगण रा जय भा, राजभा में गुरु लघु गुरु, तो इसमें मध्य में लघु है इसलिए लिख दिया मध्य लघु। जगण
जगण को हम देखते हैं, जय के आगे है जय भा न, तो जभान लिख लिया। जय का लघु, भा का गुरु और न का लघु, तो ये हो गया मध्य गुरु। भगण, भगण के आगे के दो वर्ण और जुड़े तो भा न से, भानस, तो भा का गुरु, न और से का लघु लघु, तो ये हो गया आदि गुरु। आदि यानी प्रारंभ में गुरु है। फिर है नगण, नगण के आगे के दो वर्ण जोड़े न से ल, न से ल, तीनों के ही लघु लघु लघु, तो सर्व लघु। सगण, सगण में से के आगे के जोड़िए से ल गा, तो से ल दोनों के लघु लघु और ग का गा का गुरु वर्ण है, तो अंत गुरु, यानी इसमें अंत में गुरु वर्ण आता है। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अकेले लघु को लय और गुरु को ग कहते हैं। सा लगा। किस गण में लघु गुरु का क्या क्रम है, यह जानने के लिए यह जो ऊपर सूत्र है यह याद कर लेना चाहिए। या माता राजभान सा लगा। लघु और गुरु। लघु तो लघु वर्ण जो ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर वाले हैं ए ई उ, इन ह्रस्व स्वरों तथा इनसे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन को लघु समझा जाता है। जैसे क ल मै, तो इसमें तीनों वर्ण लघु है, तो इस शब्द का मात्रा चिन्ह क्या हो गया, लघु लघु लघु। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर को भी लघु माना जाता है। जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, अर्थात ऊपर चंद्र और अनुस्वार लगा हुआ हो, तो चंद्र बिंदु वाला जो है उसको लघु मानना है। गुरु वर्ण, गुरु वर्ण है आ ई उ और री इत्यादि दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं। जैसे राजा, दीदी, दादी इत्यादि। इन तीनों शब्दों का ही मात्रा चिन्ह क्या हो गया, गुरु गुरु, अर्थात इनमें दोनों ही वर्ण गुरु हैं। राजा में, दीदी में, दादी में, इनमें दोनों ही वर्ण गुरु हैं, तो इनका मात्रा चिन्ह हो गया गुरु गुरु। ए ऐ ओ औ ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजन भी गुरु होते हैं। जैसे ओला, औरत, नौका इत्यादि। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है, जैसे संसार। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो चंद्र बिंदु वाले वर्ण हैं वे तो लघु होते हैं, गुरु नहीं होते हैं। चंद्र बिंदु वाले तो लघु होते हैं, लेकिन जिसमें केवल बिंदु अर्थात अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार युक्त वर्ण सदैव गुरु होता है। जैसे संसार, तो से पर अनुस्वार लगा हुआ है तो से को हमें गुरु वर्ण मानना है। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है। जैसे स्वतः है, तो स्व, तो स और व, इन दोनों के मिलने से स्व का तो वर्ण गिना नहीं गया और व पर मात्रा व का हो गया लघु, और तय के विसर्ग जुड़ गया है, तो विसर्ग जुड़ने के कारण से यह क्या हो गया, गुरु। दुख, दुख में गुरु और लघु। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है। जैसे सत्य, भक्त, दुष्ट, धर्म इत्यादि। तो जैसे सत्य में से के बाद में हलंत तय है या स्वर रहित तय है, तो से में तय इधर मिला, तो संयुक्त वर्ण से पूर्व का जो वर्ण था वह क्या हो गया, लघु वर्ण है से, लेकिन फिर भी इसको गुरु मान लिया, तो सत्य का गुरु लघु, भक्त का भी गुरु लघु, दुष्ट में भी गुरु लघु, और धर्म का भी क्या हो गया, गुरु लघु। अब इसके बाद में है गति। तो छंद को पढ़ने का जो प्रवाह होता है या छंद की जो लय होती है उसको गति कहते हैं। गति का अर्थ हो गया छंद को पढ़ने का प्रवाह है या जो लय है वह गति कहलाती है। गति के बाद जैसे गति का एक उदाहरण देखते हैं, दिवस का अवसान था समीप, इसमें गति नहीं है, जबकि इसी को बदल दिया, दिवस का अवसान समीप था, इसमें गति है। फिर यति या विराम या ठहराव। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, तो जहां हम सांस लेने के लिए रुकते हैं इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। तुक, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री। छंद का जो अंतिम चरण है, चरण के अंत का जो अक्षर मैत्री है, यानी समान स्वर या समान व्यंजन की जो स्थापना है उसको हम तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिस छंद के अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। छंद के भेद।
छंद में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना। सबसे पहले बात करते हैं वार्णिक छंद की। तो जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो वह वार्णिक छंद है, या दूसरे शब्दों में केवल वर्णों की गणना के आधार पर ही रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है, जबकि मात्रिक छंद, इसमें मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। पाठ्यक्रम के छंद। हमारे पाठ्यक्रम में गीतिका, हरिगीतिका, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कुंडलियाँ, छप्पय, कवित्त या मनहरण और सवैया, ये 8 छंद शामिल किए गए हैं। अगली स्लाइड में, अगली पीपीटी में हम इन 8 छंदों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ छंद को पढ़ना, समझना और छंद का प्रारंभिक ज्ञान आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इसका पार्ट 2 है वह शीघ्र ही कल ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और शिक्षा उपयोगी वीडियोज़ के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और क्या चेंजेज आप इस वीडियोज़ में चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में लाल बटन जो है, लाल बटन को दबा करके और सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का जो आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। कल तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शीघ्र ही फिर मिलते हैं।